नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर। कई बार पेशेंट आते हैं ओपीडी में जिनका शोल्डर स्टिफ हो जाता है और शुरुआत में पेन बहुत ज़्यादा होती है। तो ये अक्सर 40 to 60 की एज में देखा जाता है। ये औरतों में ज़्यादा देखा जाता है। जापान में इसे 50 ईयर शोल्डर कहते हैं। कभी कभार ये यंग लोगों में देखा जाता है, लेकिन इसमें हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस या और कॉजेज ढूंढने चाहिए। तो इसके कारण क्या है? या तो ये इसका कारण पता नहीं चलता, जैसे प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर हो गया, कोई कारण पता नहीं चलता और फिजियोथेरेपी से और ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं पेशेंट। और कई पेशेंट्स में डायबिटीज़ या थायराइड के प्रॉब्लम देखे गए हैं। हाइपरलिपिडीमिया देखा गया है। थायराइड में हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म इसमें ज़्यादा देखा गया है। डायबिटिक्स जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के 3 फेजेस होते हैं। पहले 0 to 6 मंथ्स में पेन ज़्यादा होता है, इसे फ्रीजिंग स्टेट कहते हैं। और इस पीरियड में अगर ट्रीटमेंट जल्द कराई जाए तो बाकी के 2 फेजेस से पेशेंट को नहीं गुजरना पड़ता। तो सेकेंड फेज होता है फ्रोजन फेज, जहाँ स्टिफनेस काफ़ी आ जाती है और पेन कम होता है। स्टिफनेस में मतलब एक्टिव और पैसिव मूवमेंट दोनों कम हो जाते हैं। एक्टिव मूवमेंट मीन्स जो पेशेंट करना चाहता है, जैसे पेशेंट हाथ ऊपर ले तो इधर तक ही जाएगा, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, पीछे का मूवमेंट, ऊपर का मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और एक्टिव मूवमेंट्स मीन्स अगर आप हाथ पकड़ के करें तो भी वो ऊपर नहीं जाता, स्टिफ हो जाती है टिश्यूज। तो शोल्डर के अंदर एक कैप्सूल होता है जो फाइब्रोज हो जाता है और इसके कारण स्टिफनेस आ जाती है। और सेकेंडरी कॉजेस क्या है? कई बार पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है और वो शोल्डर नहीं यूज करते और फिर शोल्डर स्टिफ हो जाता है। या तो कोई ट्रॉमा। आजकल हम देख रहे हैं कोविड इंजेक्शन के बाद डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं फ्रोजन शोल्डर के साथ, लेकिन वो जल्दी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तीसरा फेज है जहां जो 12 से 18 महीने तक चल सकता है, वो रिकवरी फेज बोलते हैं उसको। तो ये फेज बेसिकली अपने आप ये ठीक होने लगता है, लेकिन समय लगता है। तो टोटल अगर आप तीनों फेजेस के ड्यूरेशन देखें तो ड्यूरेशन 2 या 3 साल तक चल सकता है अगर ट्रीटमेंट ना कराएं तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम एक एक्सरे करते हैं, देखने को कहीं शोल्डर में कैल्सिफिकेशन ना हो और कोई कारण ना हो। क्लिनिकली हम दूसरा शोल्डर और नेक एग्जामिन करते हैं। मूवमेंट्स नोट डाउन करते हैं हर विजिट पे कि पेशेंट डिटीरियोरेट हो रहा है कि इम्प्रूव हो रहा है। और ब्लड टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, थायराइड, डायबिटीज़ के टेस्ट, ESR, CRP, इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए। और एक्सरे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार एक्सरे में कोई और ही चीज़ निकलती है जो हम सोच रहे हैं फ्रोजन शोल्डर है। तो ट्रीटमेंट शुरू में जैसे ही पेशेंट आता है उनके सब ब्लड टेस्ट करके इनके बायोकेमिकल मार्कर्स ठीक करने पड़ते हैं। अगर शुगर हाई है तो वो कंट्रोल में करिए, अगर थायराइड में प्रॉब्लम है तो वो दवाइयों से कंट्रोल करिए, अपने थायराइड के डॉक्टर को मिलिए। अगर हाइपरलिपिडीमिया है तो वो करेक्ट करिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो उसका इलाज करिए। और फिजियोथेरेपी मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। एग्रेसिव या बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी अगर आप पहले ही करते हो तो ये जल्दी ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स आपको पेन किलर देंगे जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होती है, तो वो अगर आप लोगे तो आपको हेल्प करेगा, आपको दर्द कम होगी फिजियोथेरेपी के टाइम, और इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो। कभी कभी जब प्रोग्रेस रुक जाता है थोड़ा तो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन स्टेरॉयड के दे सकते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बार ही दिया जाता है, वो भी शुगर कंट्रोल करने के बाद, और फिर फिजियोथेरेपी रिज्यूम होती है।
अगर इन सब चीज़ों के बावजूद आपका शोल्डर स्टिफ हो जाता है और मूवमेंट नहीं आती, तो आजकल दूरबीन की सर्जरी या आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से शोल्डर का कैप्सूल जो टाइट हो गया है उसे रिलीज कर देते हैं और इससे पेशेंट की मूवमेंट आ जाती है। सो ये फाइनल ऑप्शन होता है जब पेशेंट की रिकवरी नहीं होती और पेशेंट का शोल्डर परमानेंटली स्टिफ हो जाता है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।